हमारे साथ हैं वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण प्रताप सीकरवार साहब। सीकरवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सबसे पहले बात हम करेंगे अरुण जी से। अरुण जी, चंद्रयान की जो यात्रा रही, क्योंकि कई तरह के सवाल हैं अब, क्योंकि अगर कोई चीज अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती है तो उसके कई सारे सवाल हो जाते हैं। आप कैसे इस पूरी यात्रा को देखते हैं, चंद्रयान की? ये यात्रा करीब करीब एक सक्सेसफुल रही है। पूरे 48 दिन तक काम करता रहा और लास्ट के 2 मिनट में ही एरर हुआ है और सारी दूरी 3,84,000 किलोमीटर भी पूरा किया है डिस्टेंस। लेकिन लास्ट के 2 मिनट जब एक पर्टिकुलर एक एंगल पर ऑर्बिटर को उतरना था, तब हो सकता है कि रेडिएशन की मात्रा बदल गई हो या फिर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हुआ हो उस मोमेंट, और जिस एल्गोरिदम से उसे लैंडिंग होना था विक्रम का, वो एल्गोरिदम उसे मैच ना किया हो, क्योंकि उस समय वो लैंडर ऑटो मोड पर था, उसे अपने आप डिसीजन लेना था। इसरो का उसमें रोल सिर्फ एक पैसिव मोड पर था, ये उसका अपना एल्गोरिदम डिसाइड कर रहा था। तो एज पर एक्सपेक्टेशन हो सकता है वहाँ पे आयनाइजेशन, रेडिएशन का मात्रा जो गामा रेज है, और या टेम्परेचर, उनमें से कोई। और एक उसके जो 3 डी थ्रस्ट करने के लिए जो छोटे रॉकेट उसे उतारने की कोशिश कर रहे थे, उनका एक पर्टिकुलर रेशियो रहना था उसे एक 500 मीटर की दूरी तक लाने के लिए। वो लास्ट मोमेंट पे शायद कोई एरर कर गया है कि तो उसका एक एंगल बदल गया हो, और इस तरह से लास्ट के 2.1 किलोमीटर के बाद सिग्नल चला गया। लेकिन अभी उम्मीद है कि हो सकता है कुछ समय बाद, क्योंकि चंद्रमा की मिट्टी टेल्कम पाउडर जैसी है, वो एक पत्थर नुमा नहीं है। हो सकता है कि वो कहीं जाके एक धंस गया हो लैंडर, और कुछ समय बाद सिग्नल स्टार्ट कर दे। एक उम्मीद ये भी है कि ऑर्बिटर ऑलरेडी हमारा ऑन है, वो अपना काम कर रहा है, और जब शायद उसके ऊपर होकर निकले तो ऑर्बिटर कुछ सिग्नल या उसका कुछ फोटोग्राफ या कोई भी जो उसमें 8 पेलोड हैं उनमें से कोई कुछ पकड़े। इसलिए शायद इसरो अभी तक साइलेंट है, दे आर वेटिंग, और हो सकता है लास्ट मिनट तक कोई चमत्कार इस चीज़ को हमें और खुशखबरी दे। लेकिन मैं मानता हूँ कि करीब करीब 99% तो सक्सेसफुल रहा है, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट भी था, तो मान सकते हैं कि चलो एक बार नहीं हुआ तो यूएस का भी नहीं हुआ है, और किसी भी कंट्री। डॉक्टर अरुण, अगर मैं बात करूं, इस बात को समझने की एक लेमैन के अनुसार कोशिश करूं कि चंद्रयान करीब 3,84,000 किलोमीटर में अगर मैं बात करूं, तो इतनी दूर, और उसे एक इसरो केंद्र से उसको आप उसको हैंडल कर रहे हैं, उसको नियंत्रित कर रहे हैं। इस सफलता के जो चरण थे अलग अलग, पृथ्वी से बाहर निकलना उसका, और अलग अलग जो चरण हमने हासिल किए, जिसकी तरफ राजीव जी ने भी कुछ रोशनी डाली, आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं इस यात्रा को, इस सफलता को इतना बड़ा मान रहा हूं कि जिस क्षेत्र पर, चंद्रमा के जिस क्षेत्र पर आज तक दुनिया के किसी देश ने कोशिश नहीं की, उस क्षेत्र को छूने की कोशिश भारत ने की। ये एक हौसला दिखाता है। आप इसे कैसे देखते? भारत ने कम से कम साउथ पोल चूज किया था जाने के लिए, जो कि किसी और कंट्री ने नहीं किया। जो साउथ पोल पहले क्यों? तीनों कंट्री, अमेरिका, रसिया और चाइना, वो भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास उतरे थे, तो वहाँ पर लैंडिंग एक राइट एंगल पर होती है। और पोल पर, क्योंकि नीचे साउथ पोल से 380 किलोमीटर दूर का पॉइंट था, तो ऑलरेडी ये रिस्की फैक्टर था। इंडिया ने सबसे ज़्यादा रिस्क लिया था, ये रिस्क उन्होंने तीनों कंट्री ने नहीं लिया था, तो ऑलरेडी हम उसकी ओर थे। दूसरा, जो लैंडिंग का जो सिमुलेशन किया गया था बैंगलोर में, उसके लिए जो मिट्टी आनी थी वो पहले नासा देने वाला था, एंड पता चला कि उसकी कॉस्ट शायद कोई 80 करोड़ से ज़्यादा थी मिट्टी भेजने की। तो इंडिया, क्योंकि इंडिजनाइजेशन के थ्रू मेक इन इंडिया में काम करना था, फिर तमिलनाडु में सेलम के पास कोई 2 गांव हैं, वहाँ से मिट्टी को ट्रकों से लाया गया था, और मार्थाली जहाँ पे इसरो का सेंटर है, वहीं पर एक लैंडिंग का सिमुलेशन बनाया गया। हो सकता है कि अगर एक्चुअल वाली मिट्टी जो नासा ने यूज़ की वो शायद हमें दिए होते, तो हमारा सिमुलेशन और बेटर होता, और एल्गोरिदम जो रिटन की गई थी लैंडिंग के लिए वो और बेटर होती। लेकिन हमने हर चीज़ में अपना खुद पार्टिसिपेट किया। पेलोड सारे इंडिया में ही बने हुए हैं, एंड सारे तीनों ऑर्बिटर, सारे तीनों पार्ट्स पेलोड्स, एक्सेप्ट एक पेलोड जो ऑर्बिटर में वो अमेरिका का है, बाकी सब कुछ इंडिया का था।
और जैसा आपने कहा, इसमें गर्व की बात है कि महिला शक्ति का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ। और कॉस्ट वाइज इंडिया का जो पूरा चंद्रयान 2 था वो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर था। ये अमेरिका की तुलना में 1/10 है। हमारा जो बजट था वो कम से कम 10 गुना कम था। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम कम से कम पैसे में, क्योंकि एक हॉलीवुड मूवी की जो कॉस्ट आती है वो ऑन एन एवरेज चंद्रयान 2 की कॉस्ट से ज़्यादा है। ये 978 करोड़ था, उससे ज़्यादा एक हॉलीवुड मूवी पे खर्च होता है। तो हमारे पास ये कहने को बहुत घमंड की बात है कि हम इतने कम बजट पर सब कुछ इंडिया से, और बाकी कंट्री ने सहयोग नहीं किया। इवन रसिया ने लैंडर के लिए मदद के लिए पहले कहा था, फिर 2016 में मना कर दिया। इसलिए विक्रम लैंडर और ये सारे पार्ट इंडिया में खुद बनाए गए। तो हम 2-3 साल थोड़ा सा लेट भी हुए, लेकिन अच्छी बात है कि हमने सब कुछ अपने आप किया। दूसरे कंट्रीज़ ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली लास्ट मोमेंट पर थोड़े से सेटबैक दिए। और अगर मैं स्टैटिस्टिकली मैथमेटिकल देखूं तो 3,84,000 किलोमीटर में से हमने 3,84,000 में से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी नहीं नापी। तो अगर मैं इस रेशियो को निकालूं तो ये 99.999% तो डिस्टेंस हमने कंप्लीट की। तो ये मायने इस तरीके से, ये ह्यूमन नेचर है कि हम अपने आप को कंसोल कर सकते हैं, और इसे असफल तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये फर्स्ट टाइम था, तो दूसरी कंट्री भी तो फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट नहीं किए। जी अरुण जी, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, इन दोनों में क्या अंतर आप अगर बताएं दर्शकों को याद के लिए भी, कि चंद्रयान 1 की हमारी जो एक की सक्सेस थी, जो चंद्रयान 1 में हमने हासिल चीजें की, वो क्या थी? चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च हुआ था और 2009 में शायद अप्रैल मंथ में पहुंचा था। वो चंद्रयान सिर्फ ऑर्बिटर था, तो ये पहले से तय था कि वो सिर्फ ऑर्बिट में रहेगा और वहाँ से कुछ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के थ्रू रिमोट सेंसिंग करेगा ये साउथ पोल के ऊपर। लेकिन लैंडर नहीं था, उसमें लैंडर नहीं था और ना ही रोवर था, ये दोनों पार्ट नहीं थे। और अगर मैं देखूं 2008 से 2019 करीब करीब 11 साल के अंतर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आज के उसमें बहुत सारे सोफेस्टिकेटेड हैं। अभी चंद्रयान 2 में जो पेलोड्स गए हैं सर्टेनली पहले वाले से कई गुना ज़्यादा बेटर थे। तो क्योंकि ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है और उसमें 8 पेलोड्स हैं, वो भी रिमोट सेंसिंग करेंगे उस एरिया का। सेम जो पानी की डिस्कवरी पहले चंद्रयान 1 की जो उपलब्धता थी उसे और इम्प्रूव करेगा उस स्टडी को, वो एटलीस्ट बाय रिमोट सेंसिंग। होना चाहिए था तो कि रोवर उतरता और रोवर के 2 पेलोड में से वो वहाँ के सैंपल्स के अंदर जाके मिनरोलॉजी, मिनरल्स और उसकी मिट्टी की जांच करता तो और अच्छा होता। लेकिन रिमोट सेंसिंग के थ्रू अभी भी ऑर्बिट काम करेगा। एंड मुझे उम्मीद है कि अभी 11 साल के अंतराल में जितनी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में रैपिडली चेंज आता है, 2 साल में करीब डबल टेक्नोलॉजी हो जाती है गॉर्डन मूर के एक रूल के अकॉर्डिंग। तो ज़रूर 11 साल में अंतर आया होगा। ये डिटेल मुझे पता नहीं कि पेलोड्स कितने सोफेस्टिकेटेड हैं, लेकिन वो ज़रूर अभी सोफेस्टिकेटेड हैं और चंद्रयान 1 की तुलना में और अच्छी तरह से ऑर्बिटर रिजल्ट देगा। एक चीज़ और है, उसके शायद 15 मिनट बाद जब ये सिग्नल चला गया था लैंडर का, तो मैड्रिड और मॉरिशस में जो 2 स्पेस सेंटर के सिग्नल सेंटर जो हमें हेल्प कर रहे थे इसरो को, उनसे उसका संबंध हुआ था। ये इसरो के उसमें इंफॉर्मेशन में आया था। हो सकता है वो उसे एनालिसिस में हेल्प ले रहे हैं और अभी पब्लिक के लिए हमें ओपन नहीं किया उस डेटा को। तो एंड दूसरे यूएस के सेंटर भी इसमें मदद कर रहे हैं, क्योंकि स्पेस किसी एक कंट्री की बपौती नहीं है। और अभी तक स्पेस ट्रीटी में माना गया कि हम स्पेस को एक यूनिवर्सल चीज़ में रखेंगे। तो ठीक है, उन्होंने मदद नहीं की पेलोड्स और टेक्नोलॉजी में, लेकिन वो अरुण जी दूसरे पहलू हैं। अरुण जी, एक लेमैन की भाषा में अगर मैं समझना चाहूं इस बात को कि संपर्क टूट गया, क्या क्या संभावना हो सकती हैं? क्योंकि जैसा कहा जा रहा है कि सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। उम्मीद है कि जो हमारा ऑर्बिटर है वो हमें कुछ पॉजिटिव वहां से सिग्नल्स दे, क्योंकि वो अभी तो स्पेस में ही है, चंद्रयान के चंद्रमा के आसपास ही है। तो क्या क्या इसमें संभावनाएं हो सकती हैं पॉजिटिवली, और बुरे से बुरा और क्या हो सकता है? संपर्क तो टूट ही गया बुरे से बुरा अगर ये है, लेकिन संभावनाएं क्या है इसमें? इस तरह के जो स्पेस मिशन हैं
इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जैसे एरोप्लेन्स में ब्लैक बॉक्स होता है, उसके थ्रू एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स अर्थ पर ही होता है, उसे ढूंढ लिया जाता है। तो यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं कि जाके उसे जी। पिकअप करके लाएंगे और पता लगाएंगे। विक्रम लैंडर में उसके जो जो पैर थे उनमें कैमरेज थे, कैमरास, हाई डेफिनेशन कैमरा, जो नीचे का इमेज लेते हैं हॉवरिंग के समय, वो सब काम कर रहे थे। इससे पहले वो इमेज भेज चुका है, इसरो रिलीज़ कर रहा था। उसमें जो ट्रांसपॉन्डर है जो मैसेज ऑर्बिटर को देगा और ऑर्बिटर फिर बैंगलोर सिग्नल भेजेगा। जो सिग्नल लॉस हुआ वो उस ट्रांसपॉन्डर की शायद गलती रहा है, और ट्रांसपॉन्डर एक इनबिल्ट उसका कंप्यूटर एल्गोरिदम जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना के उसमें एक सॉफ्टवेयर डाल दिया गया था, क्योंकि सिग्नल आने में मून से यहाँ पर 3 सेकंड से ज़्यादा समय लगता है, और उसकी जो स्पीड और एंगल बदल रहा था विक्रम लैंडर का, तो उस समय ही पता था, ये पहले ही बताया गया था कि टेरर के 15 मिनट होंगे, तो ये पता था कि दे विल बी टाइम लैग होगा। तो इसलिए उसे मशीन को अपने आप डिसीजन लेना था उस समय विक्रम लैंडर को। तो क्योंकि उसका सिमुलेशन शायद एक्चुअल जैसे नासा ने किया सक्सेसफुल, वो शायद उस तरह की चीज़ें हमें हेल्प करता, तो हमने जो सिमुलेशन किया वो अपने तरीके से सिचुएशन बना के कई साल तक एक्सपेरिमेंट किए। मुझे लगता है जो चूक हुई है एक पर्टिकुलर एंगल पर और एक स्पीड जो कम करके एक एंगल बदल रहा था, वहाँ पर हुई है। लेकिन ये पहले से ही पता था कि साउथ पोल के पास जब अपना ये लैंडर जाएगा तो वो एक बहुत ही एंगल के एक टेढ़े एंगल से उतर रहा होगा, ना कि इक्वेटर या भूमध्य रेखा जहाँ पे कि सीधा लैंडिंग होता है जो दूसरे कंट्री ने किया है। तो ये वहाँ पर कुछ हुआ है, ये हुआ होगा ऐसा मान सकते हैं हम। जी अरुण जी, अगर मैं स्पेस साइंस की बात करूं, क्योंकि यहां से चर्चा एक और शुरू होगी कि क्या चंद्रयान 2 के बाद आगे क्या। इस समय सबसे ज़्यादा जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं देख पा रहा हूँ बच्चों में, और कोई भी एक आम आदमी जिसे शायद एक रॉकेट नाम ही आता था कि रॉकेट कोई चीज़ होती है, अब वो ये जानते हैं कि रॉकेट के 3 पार्ट होते हैं, कैसे प्रोपल्जन होता है, ऑर्बिटर क्या है, लैंडर क्या है, रोवर क्या है, वो यहाँ तक भी जान रहे हैं। और रात को हम देख रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई, और अब्रॉड में जो लोग पैट्रियोटिक इंडियंस हैं वो सभी लाइव देख रहे थे। हर कोई इसके गवाह होना चाहता था कि सक्सेसफुल लैंडिंग होगी। तो इससे एकदम क्रेज़ बढ़ा है, और प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे तो उन्होंने और भी इसे बढ़ावा दिया। और मुझे लगता है कि अभी यूजीसी हो सकता है ऐसी गाइडलाइंस दे कि स्पेस रिसर्च, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और स्पेस साइंस के कोर्सेज और इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए कंट्री में। और हो सकता है कि जो आम बात में कहते हैं कि डॉक्टर या इंजीनियर ही 2 एक सपने होते थे, अब हो सकता है कि तीसरा कैटेगरी एक स्पेस या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के भी बच्चे सपने देखेंगे। और ये चंद्रयान 2 एक ही प्रोजेक्ट नहीं है, अभी इसरो के पास आदित्य जो सूरज के पास तक जाएगा, जितना दूर तक जाएगा वहाँ तक इमेज लेता जाएगा, फिर ओबियसली वहाँ पे गर्मी बढ़ती जाएगी, फिर एकदम ख़त्म हो जाएगा। एक वो चल रहा है चंद्रयान 3 2024 के लिए, वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऑन गोइंग है, उस पर काम चल रहा है, एक टीम काम कर रही होगी, वो डेटा हमें पता नहीं है बट काम कर रही है। इसके अलावा मंगलयान 2, एक मंगलयान तो था ही ऑलरेडी, उसने कंप्लीट किया, वो MOM था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, और वो भी सक्सेसफुल पहुंचा है। और उसकी जो कॉस्ट थी वो ऐसे बोला गया था, हमारे मोदी जी ने कहा था कि टैक्सी के जो फेयर होता है 7 किलोमीटर पर किलोमीटर, उससे भी चीप पड़ रहा है, क्योंकि मंगलयान जितना चंद्रमा है 3,84,000 किलोमीटर, ये उससे भी 580 गुना ज़्यादा दूर है मंगल ग्रह। तो हमने वहाँ तक ऑर्बिटर तक अभी 2-3 साल पहले मार्स मिशन मंगलयान वहाँ तक भेजा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज हैं और उसके बारे में सारी नॉलेज इसरो के पास है। तो अभी एक सेटबैक यही है कि हम मून पर जो मनुष्य भेजने के लिए या साइंटिस्ट जाने की बात कर रहे थे, उसके लिए आज ये ज़रूरी था कि सॉफ्ट लैंडिंग हो गई होती, तो हम ये कहते हैं GSLV Mark 3 की कैपेसिटी बढ़ा के उसमें ह्यूमन जाता, क्योंकि अपना खाना पीना ले जाना तो उसमें ज़्यादा कैपेसिटी का वेट होता।
अभी जो लैंडर है वो करीब 2700 किलोग्राम का था और लैंडर 27 किलो का था। तो उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है जीएसएलवी की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वजन ले जाए, क्योंकि मनुष्य को लौटा के लाना है, उसे खाना पीना भी ले जाना है। इस पर वो जीएसएलवी अगला जो वर्जन है वो काम आएगा। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग का प्रोटोकॉल ज़रूर हमें रिफाइन करना होगा। उसके लिए फिर से एक ऐसा मिशन लाना ही होगा कुछ सालों के अंदर। जी, एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी इस पूरे अभियान को लेकर। इस अभियान के दो ऑब्जेक्टिव सबसे मेन थे कि अर्थ और मून, चंद्रमा, इनका ओरिजिन जो करीब 4 बिलियन साल पहले हुआ था, एक उसे स्टडी कर पाते, उनकी चट्टानों की और मिनरल्स या जो वहाँ पे खनिज है उनकी स्टडी करके वो, क्योंकि वो रोवर के थ्रू ही होने वाला था, उसके जो 2 पेलोड हैं वो क्लोजली डेटा लेते सतह का, बजाय कि एक ऑर्बिटर जो 100 किलोमीटर दूर से फोटो लेगा, वो अभी नहीं हो पाएगा। दूसरा, पानी का जो संकेत मिले थे चंद्रयान की डेटा में, वो कंफर्म करना था, और कंफर्म के अलावा उसे और इम्प्रूव करना था डेटा को। अभी उनके जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, लेकिन ऑर्बिटर से अभी उम्मीद है कि वो कुछ डेटा देगा जी। और भविष्य में चंद्रमा एक जो दूर के ग्रहों पर जाने के लिए एक स्टॉप ओवर की तरह काम करेगा। ये वाली चीज़ को और मजबूती से करता है कि वहाँ पे एक स्टेशन होता है, या वो वाटर को हम आयनाइजेशन करके ऑक्सीजन या हीलियम हेल्प लेके एज अ सोर्स यूज करते अपने रॉकेट में और दूर तक जाते। बिल्कुल, अरुण, एक स्टेशन के रूप में चंद्रमा काम करेगा हमारी स्पेस साइंस के रूप में। जैसा बचपन में एक कविता अक्सर लोरियां सुनाया करते थे, चंदा मामा दूर के, तो इस चंद्रयान 2 से चंदा मामा दूर के नहीं रहे, चंद्रलोक पास का हो गया। हमने उस चंद्रमा की दहलीज पे एक तरह से कदम रख दिया है, दस्तक हमने दे दी है।